व्यूवर्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम फिर हाजिर हूँ प्यार है या सज़ा नॉवेल की स्टोरी आपको सुनाने के लिए। तो पिछले वीडियो में आपने सुना कि अब सागर बहुत खुश है, उसे जॉब मिल गई है, सरिता भी बहुत खुश है, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में एक और ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है। तो आप मेरी स्टोरी में यूँ ही बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको स्टोरी अच्छे से अच्छे तरीके से सुनाऊँ। तो जो नए सुनने वाले हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी एक खुशखबरी आपके लिए है, इसी तरह का मेरा नावल एक और है, इंटरनेट लव। मैं इसके बाद उसकी कहानी को इसी तरह वीडियो में स्टोरी वाइज आपको सुनाऊंगी। तो इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिले। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करती हूँ प्यार है या सज़ा की स्टोरी को शुरू। सुनिए। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि इसमें दूरियां भी अपने महबूब को करीब ही रखती हैं। हर पल हम उसका एहसास करते रहते हैं। एक इंसान भीड़ में भी अकेला हो सकता है और मोहब्बत करने वाले अकेले में भी अपने दिलबर के ख्याल के साथ होते हैं। साथ निभाए लम्हे, उसकी सांसों की खुशबू, प्यार भरी बाहों का नर्म नर्म एहसास, कितना कुछ तो होता है। फिर कोई अकेला कैसे हो सकता है भला। सागर सरिता की प्यारी प्यारी बातें, उसकी झुकती आंखें, मुस्कुराते लब सब याद करके मुस्कुरा दिया करता था ख्यालों में। और यही हाल सरिता का था। दूर है तो क्या, दिल तो दिल के पास ही है। यही एहसास कम नहीं खुश होने के लिए, और वो भी खुश रहती थी। सागर वहाँ खुश रहता था सरिता के ख्यालों में, सरिता यहाँ खुश रहती थी सागर के ख्यालों में। और यही मोहब्बत सच्ची मोहब्बत होती है, ये मेरा भी मानना है। और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वरना जुदाई तो जान ही ले ले मोहब्बत करने वालों की। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, ज़िंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। सरिता के दिल से बस यही दुआएं सागर के लिए निकला करती थीं। आज अचानक फिर से काम करते करते सागर की आंखों में अंधेरा छा गया था। पूरा केबिन घूमता सा महसूस होने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है। ऐसा मुझे बार बार क्यों होता है। शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कल ही मैं किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराता हूँ। थोड़ी देर बाद सागर नॉर्मल हो जाता है। और ऐसा उसके साथ अब अक्सर होने लगा था कि उसे एकदम से चक्कर आते थे और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। और थोड़ी देर बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता था और फिर वापस काम में लग जाता था। लेकिन आज उसने डिसीज़न कर लिया था कि इस चीज़ को अब वो नज़रअंदाज नहीं करेगा, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएगा। शाम को घर आता है तो रामू काका बताते हैं कि निर्मला और नितिन का फ़ोन आया था। सागर अपने सेलफोन से निर्मला को फ़ोन लगाता है। उधर से निर्मला की आवाज़ आती है, हेलो भैया, कैसे हैं आप। सागर बोला, मैं ठीक हूँ छोटी, तू कैसी है। भैया, रामू काका कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। प्लीज़ भैया अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मम्मी पापा के जाने के बाद अब तो आप ही हमारे सब कुछ हैं। प्लीज़। रुआसी सी हो गई थी निर्मला, उसका भी गला भर आया था। वो अपने बड़े भाई सागर से बहुत प्यार करती थी। सागर बोला, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और खुद का ख्याल रखना। निर्मला बोली, भैया मेरी और नितिन की 15 दिनों के अंदर फ़ीस भरनी है। पापा हर साल ईयरली एडवांस जमा कर देते थे। सागर सुनकर थोड़ा टेंस हो जाता है, फिर खुद को नॉर्मल करके बोलता है, तू चिंता क्यों करती है, मैं फ़ीस का इंतज़ाम कर दूँगा। अब तो तेरे भाई की जॉब लग गई है ना, तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तेरी फ़ीस की डेट मिस नहीं होगी। ठीक से पढ़ाई करो तुम दोनों की फ़ीस में जमा कर दूँगा। ओके बाय भैया, अपना ख्याल रखना, निर्मला ने कहा। सागर जानता था कि पापा का कोई बैंक बैलेंस नहीं था। जो कुछ थोड़ा बहुत था हॉस्पिटल और अंतिम संस्कार में ख़त्म हो चुका था। अब वो इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे करेगा। सागर बहुत टेंस हो गया था। एक डिसीजन लेता है, आखिरी रास्ता ये है कि इस घर को बेच दिया जाए। मैं और रामू काका तो और कहीं भी रह सकते हैं, इतने बड़े घर की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। उनका घर काफ़ी बड़ा था, घर की उसे अच्छी कीमत मिल जाएगी। इससे वो दोनों बहन भाई की फ़ीस और हॉस्टल के पेमेंट का आराम से खर्च निकाल सकता था। उनका एक प्लांट शहर से थोड़ी ही दूरी पर था। उसने सोचा वहीं एक छोटा सा घर बनवा लेगा जो सरिता के सपनों के घर की तरह होगा। उसने घर बेचने का एड दे दिया। दुखी तो बहुत था। उस घर से उसकी बचपन की यादें और मम्मी पापा के साथ बिताए कितने ही पल थे जो आखिरी पलों की यादें बनकर उसके अब साथ थे। लेकिन अतीत की यादों को दिल में भी सहेजा नहीं जा सकता। लेकिन वो निर्मला और नितिन का करियर ख़राब नहीं करना चाहता था। वो किसी भी कीमत पर दोनों बहन भाई का सपना नहीं टूटने देगा। उसने घर अच्छी कीमत पर बेच दिया, दोनों की फ़ीस जमा की और हॉस्टल का पेमेंट भी जमा कर दिया। उसके बाद भी उसके पास कुछ रकम बच गई थी, जिससे उसने सोचा कि वो अपने जो प्लाट पड़ा है उस पर एक छोटा सा घर बना लेगा। और उसने उसका काम शुरू भी
करवा दिया था। जब महेश अंकल को यह बात पता चली तो उन्होंने सागर से कहा, बेटा तुम्हें किराए का मकान लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के कई फ्लैट हैं, एक फैमिली के रहने के लायक, तुम उसमें शिफ्ट हो सकते हो। सागर को एक टेंशन से निजात मिली थी। उसने सब रजनी को फ़ोन पर बताया। रजनी बोली, तूने घर क्यों बेचा सागर, तेरे जीजाजी से मदद ले लेता। सागर बोला, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया दीदी, जीजाजी कभी ऐसा नहीं करने देते। लेकिन दीदी क्या पापा होते तो आपसे कोई मदद लेते? नहीं ना, इसीलिए मैंने भी यही ठीक समझा। नम हो गई रजनी की आंखें। सागर मेरे भाई, तुम कितने समझदार हो, इतनी गहराई से हर बात को समझते हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दीदी मैं शहर से बाहर वाले प्लॉट पर मकान का काम शुरू करवा चुका हूँ, आप अगर उसका उद्घाटन करना, मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। पहला कदम आपका ही पड़ना चाहिए हमारे उस घर में। ठीक है सागर, मैं ज़रूर आऊँगी, तुम अपना ख्याल रखना। दोनों बहन भाई फ़ोन पे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रजनी से बात करके सागर के मन का बोझ हल्का हुआ था। वो सोच रहा था, एक बार सरिता से मिलाता हूँ, रजनी दीदी को भी देखाऊँगा। सरिता से मिलने के ख्याल से सागर रोमांचित हो गया। 6 महीने बीत चुके थे। सागर ने बेहतरीन तरीके से अपना काम संभाल लिया था। महेश अंकल उसकी बहुत तारीफ करते थे और गाहे बगाहे जो भी बन पड़ता था उसकी मदद कर देते थे। उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया था, सागर बेहद ही ईमानदार और मेहनती है। विदेश वाली उनके ऑफिस में सागर को शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कहीं सागर इनकार ना कर दे। वो सोच रहे थे 1 साल के एग्रीमेंट पर जाने का ऑफ़र करूँगा, फिर उसकी मर्जी है। 1 साल का एडवांस दे दूँगा, यदि वो एग्री होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का है, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए मेरे बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सागर की प्रॉब्लम चक्करों की और आंखों में अंधेरा छाने की बढ़ती ही जा रही थी और वो लापरवाह बना हुआ था। उस दिन भी उसने सोचा था डॉक्टर पास जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। ऑफिस के बाद मकान का काम देखने चला जाता था। आज सुबह से ही उसने सरिता से बात करने की सोची, लेकिन फिर टाल गया। चलो उसे सरप्राइज़ दूंगा उसके सामने जाकर ही। नाश्ते की टेबल पर फिर उसे अचानक चक्कर आने लगे। सारा घर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। रामू काका घबरा गए। सागर बाबा को अचानक यह क्या हो गया? हे भगवान, क्या करूं? जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर आकर चेकअप करता है और सागर तब तक बेहोश ही रहता है। डॉक्टर रामू काका से कहता है, मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन होश आने पर इन्हें चेकअप के लिए मेरे हॉस्पिटल में आना पड़ेगा और आना बेहद ज़रूरी है। रामू काका की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, यूँ अचानक सागर बाबा को क्या हो गया? सब ठीक करना प्रभु। रामू काका सागर के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद सागर को होश आता है। वो आंखें खोलता है तो खुद को बेड पर पाता है। रामू काका उदास से उसके पास बैठे हैं। मुझे क्या हुआ था काका? मैं इस तरह यूँ बेड पर क्यों हूँ और मुझे क्या हुआ है बताइए? रामू काका कहते हैं, बाबा अचानक आप बेहोश हो गए थे, मैं आपको यहाँ लेकर आया। डॉक्टर आए थे जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तब तुम बेहोश थे। उन्होंने कहा है कि होश में आने के बाद मेरे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए इन्हें लेकर आना। ठीक है काका, चलिए। मुझे पहले भी इसी तरह चक्कर आए थे, मैं भी डॉक्टर साहब को चेकअप करवाना चाह रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। चलिए चलते हैं। दोनों आकर कार में बैठते हैं। सागर डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंचता है। अपॉइंटमेंट पहले से ही रहता है। डॉक्टर के केबिन में जाता है। रामू काका बाहर ही बैठ जाते हैं। हेलो सागर, आओ, अब होश आया तुम्हें? बस डॉक्टर साहब, होश में आते ही आपके पास पहुंचा हूँ। डॉक्टर साहब गंभीर होकर बोले, सागर मुझे लगता है कि तुम्हारी सिटी स्कैन करनी होगी और भी जो ज़रूरी जांचें हैं तुम्हारे सर की, वो मुझे करनी है। ऐसा क्या तुम्हें काफ़ी टाइम से हो रहा है या आज पहली बार ही हुआ है? मुझे सब कुछ डिटेल से बताओ। डॉक्टर साहब, मुझे कई बार अचानक चक्कर आते हैं और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। सारा सर घूमता सा महसूस होता है। मैं खुद चेकअप करवाना चाहता था, लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से नहीं आ पाया। आप तो जानते हैं जो भी हालात हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ बेटा, मुझे भी बेहद अफसोस है, लेकिन आज तो मैं बेहोश ही हो गया। सागर ने कहा, लगभग 2 घंटे तक बेहोश रहा। होश में आते ही रामू काका ने बताया कि आपने मुझे चेकअप के लिए बुलवाया है, तो मैं सीधा आपके पास आ गया हूँ। मुझे तुम्हारी बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। सागर, ये सिम्टम्स तो काफ़ी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं तुम्हारी इस एज में, और वो भी बहुत जल्द, या यूँ कहूँ अभी इसी वक्त। यदि करवा सकते हो तो करवा लो, सही रहेगा। क्या तुम तैयार हो? जी, यदि इतना ही सीरियस मामला आपको लग रहा है तो देर करना सही नहीं होगा। आप जो भी टेस्ट या करवाना चाहते हैं, जांचें आप करवा सकते हैं। ठीक है, चलो। डॉक्टर सागर को लेकर सिटी स्कैन के रूम में आ गया।
काफ़ी देर तक मशीनों से टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने सागर को बुलाया और फिर बताया, हाँ तो यंग मैन, ये सब रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएंगी, तुम 3 दिन बाद आकर मुझसे इसी समय मिलो। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपकी फ़ीस? सागर ने पूछा। जब रिपोर्ट लेने आओगे तभी दे देना, अभी तुम जाओ और टेंशन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पापा भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मेरे फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेना बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यही तुम्हारे अच्छे होने में मदद करेगा। सागर बाहर आ जाता है। रामू काका बहुत परेशान से बैठे रहते हैं। वो सागर को देखते ही बोले, क्या हुआ सागर बाबा, सब ठीक तो है ना? हाँ काका, सिटी स्कैन की है डॉक्टर साहब ने, और भी कई जांचें की हैं। कह रहे हैं कि 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, तभी सब कुछ ठीक से पता चल पाएगा। हे प्रभु, सब ठीक करना, हमारे सागर बाबा को हमारी भी उम्र लग जाए, दोनों घर आ जाते हैं। रामू काका यही दुआ करते रहते हैं रास्ते भर। सागर दूसरे दिन ऑफिस जाता है तो महेश अंकल उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और उससे अपने मन की बात कहते हैं। सागर उनकी हर बात ध्यान से सुनता है और कहता है, अंकल ऑफ़र तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। 2 दिन बाद मैं आपको फाइनल डिसीज़न दे दूँगा। मुझे रजनी दीदी से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे छोटे बहन भाई हैं उनके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा, और ये सब बातें मैं रजनी दीदी से डिस्कस करके आपको बता दूँगा। वैसे अंकल, आपने मेरी काबिलियत को समझा, मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू। वैसे भी आपने मेरे बहुत बुरे वक्त में बहुत बड़ा सहारा दिया है। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। सागर, ऐसा कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हारे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तुम्हारे लिए मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ बनता था, कभी इसे एहसान न समझना। यह कहकर सागर का हौसला बढ़ाते हैं। कुछ लोग अमीर होकर भी बड़े दिल के मालिक होते हैं। सागर ने महेश अंकल को थैंक यू कहा और बाहर आ गया। सागर इस ऑफ़र को हाँ कहे या ना, 1 साल वो यूं ही सरिता से दूर नहीं रह सकता। वो सोच रहा था कुछ भी बहाना बनाकर अंकल को मना कर देगा। जो भी हो, मेरी जॉब ही यहाँ की काफ़ी है। अब मुझे बस अपनी लाइफ में सरिता चाहिए, जल्द से जल्द। सरिता को भी बस प्यार ही चाहिए, दौलत की चाहत तो उसे भी नहीं है, और मेरी इस जॉब में हम दोनों एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। उसने अमीरों के सपने कभी देखे भी नहीं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हम साथ होंगे तो वही सबसे बड़ी दौलत होगी, और मेरी पेमेंट काफ़ी है हमारे गुजारे के लिए। मुझे और पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सरिता चाहिए। सागर बहुत खुश था डिसीज़न लेकर रजनी को बताया। रजनी भी सुनकर शॉक हो गई थी और साफ इनकार कर दिया था। सागर, तू इतनी दूर जाने की सोचना भी मत प्लीज़, वरना मैं तो जी ही नहीं पाऊँगी। प्लीज़ दीदी, ऐसा मत कहो, वैसे मेरी भी इच्छा नहीं है जाने की। ठीक है, पक्का नहीं जाऊँगा, मैं महेश अंकल को इनकार कर दूँगा। अब तो खुश हो ना? हाँ सागर, मेरे राजा भैया, तू हमेशा खुश रहे। और कब आ रहा है मुझसे मिलने? रजनी बोली। सागर बोला, दीदी जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। रियली मिस यू दीदी। तो फ्रेंड्स, टाइम फिर हो चुका है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी लेकर। तो जो नए सुनने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ताकि मेरी स्टोरी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।